नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट में आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन विद डिटेल हम बात करेंगे। ठीक है, किस किस तरह से हो जाता है भारतीय संविधान के क्वेश्चन और क्या क्या आपसे पूछा जाता है भारतीय संविधान में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन को आपको देख लेना है। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं ये कुछ स्टूडेंट जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए हम बता देते हैं। 395 अनुच्छेद और 22 भाग हो जाते हैं भारतीय संविधान में और इसमें 12 अनुसूचियां भी हो जाती है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। संविधान 22 भागों में विभाजित है और इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 12 अनुसूचियां भी इसमें हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है याद रखेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे। सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। कितना समय लगा है भारत के संविधान के निर्माण में, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से हो जाता है करेक्ट। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, ये समय लगा था कुल संविधान के निर्माण में। और यहाँ पर दिखाया गया है पूर्ण रूप से तैयार होने में संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा, भारत के संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत के संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं, कौन हो जाते हैं। BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, इससे भी जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कितने मेंबर थे ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रारूप समिति में आपके 7 मेंबर हो जाते हैं और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इनको लगाकर जो है टोटल 7 सदस्य इसमें हो जाते हैं आपकी प्रारूप समिति में। कौन कौन से वो सदस्य हो जाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष हो जाते हैं BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाते हैं, N गोपाल स्वामी हो जाते हैं, KM मुंशी हो जाते हैं, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर, DP खेतान। ठीक है, ये हो जाते हैं टोटल 7 सदस्य जो प्रारूप समिति होती है। BR अम्बेडकर को 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक के दौरान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, ये प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति इसको कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष पूछे गए हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष इसके हो जाते हैं आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। और जिसने नहीं देखे हैं सच्चिदानंद सिन्हा को, ये हो जाते हैं, इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ये कहाँ से थे, बेसिकली ये जो है बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है, बिहार से बिलोंग करते थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये नई चीज़ है जो आपने कुछ स्टूडेंट ने नहीं देखी होगी, संविधान सभा की मोहर। ठीक है, तो संविधान सभा की एक मोहर थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये था और इस पर जो है एक हाथी का निशान भी ये बना हुआ था। और ये हाथी का निशान क्यों बना हुआ था, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और नहीं तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे कि हाथी का निशान ही इन्होंने क्यों रखा था संविधान सभा की मोहर में। फिलहाल अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं जो अस्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं। अध्यक्ष इसके हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हो जाते हैं भीमराव अम्बेडकर। और संवैधानिक सलाहकार भी आपसे पूछा जाएगा अगले क्वेश्चन में, ये हो जाते हैं BN राव। ठीक है,
हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष हो जाते हैं, वीटी कृष्णमाचारी हो जाते हैं और डॉक्टर हरि सिंह गौर भी हो जाते हैं इसके उपाध्यक्ष। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष। ये हम आपको बता चुके हैं स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाते हैं। तो स्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं संविधान सभा के और ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष, और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव की बात की गई है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पास किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को ही प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। बात करेंगे इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए एक सटीक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए और 22 जनवरी 1947 को भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप इन्होंने ले लिया था। ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना है वो हो जाती है जो इसके उद्देश्य हैं, उसको भी बदल दिया गया था संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? प्रमुख सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो प्रमुख सलाहकार हो जाते हैं संविधान सभा के डॉक्टर BN राव। ठीक है, ये सभी जानते हैं, लेकिन एक नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कोई नहीं जानता है, बहुत कम स्टूडेंट हैं जो इसको जानते हैं। 1946 में भारतीय संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा में BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। तो ये तो हो जाते हैं BN राव संवैधानिक सलाहकार, लेकिन एक सलाहकार आपसे और पूछ लिए जाते हैं और वो होते हैं मौलिक अधिकारों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष। तो ये कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग बनते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं संवैधानिक सलाहकार BN राव, और मौलिक अधिकारों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये हो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। और ये हो जाते हैं आपके BN राव। ठीक है, BN राव, इनको जो है इनके नाम से जो है डाक टिकट भी जारी किया गया था 1988 में। जिस तिथि को भारत का संविधान लागू किया गया उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे उस समय जब संविधान लागू किया गया था? तो गवर्नर जनरल हो जाते हैं आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं जिन्होंने 1947 में भारत के बंटवारे में भी अहम भूमिका निभाई थी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्कीम भी चलाई गई थी। ठीक है, ये हो जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। बात करेंगे इनके बारे में। भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद भारत के चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी जी प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बन गए थे। ठीक है, सबसे पहले जब बंटवारा हो जाता है इंडिया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उस समय ये थे आपके लॉर्ड जनरल माउंटबेटन। ठीक है, जब भारत आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद गवर्नर जनरल हो जाते हैं आपके चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, ये प्रथम भी माने जाते हैं और ये अंतिम भी माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। जिस तिथि को भारत का संविधान लागू किया गया उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? तो भारत के राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे उस समय जब भारत का संविधान लागू किया गया था? तो भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, जब संविधान लागू किया गया था तो भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति माने जाते हैं। 1950 से 1962 के रूप में इन्होंने काम किया है। राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी
चुने गए थे, ठीक है। और ये क्या क्या थे? ये भारतीय राजनीतिज्ञ थे, वकील थे, पत्रकार थे और एक बड़े विद्वान भी माने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पूछा गया है आपसे अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये हो जाते हैं सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ये जाते हैं, इनसे पहले बने थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। जब भारत जो है स्वतंत्र हो जाता है तो उसके बाद आपके बन जाते हैं सी राजगोपालाचारी। ये पहले भी हो जाते हैं और ये आखिरी भी हो जाते हैं। और जिसने राजगोपालाचारी जी की फ़ोटो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। स्वतंत्रता के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। ये महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ, भारत रत्न इनको भी जो है मिल चुका है, ठीक है। इनको भी भारत रत्न मिल चुका है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। प्रथम आम चुनाव के बाद संसद का पहली बार गठन कब हुआ था? पहली बार गठन कब हुआ था प्रथम आम चुनाव के बाद? तो पहली बार जब गठन हो जाता है संसद का तो ये हो जाता है मई 1952 में, ठीक है। मई 1952 में संसद का गठन हो जाता है पहली बार, जब प्रथम आम चुनाव होते हैं। बात करेंगे इसके बारे में, आम चुनाव के बारे में, तो ये हो जाता है मई 1952 में। और इसमें जो है आज़ाद भारत के पहले आम चुनाव ये होते हैं। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच ये हुए हैं। और ये बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें दुनिया की आबादी का करीब 17% हिस्सा मतदान करने वाला था। 17% से मतलब है ये जो है भारत की जो स्थिति है वो लगभग 17% के आसपास, जो जनसंख्या है लगभग 17% होती है पूरे विश्व की। और ये उस समय का जो है सबसे बड़ा चुनाव था, ठीक है। जनसंख्या के मामले में जो है ये सबसे बड़ा चुनाव हो जाता है उस समय का। ये एक इमेज है जो दिखाई गई है आपकी उस समय मतदान करने वालों की। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित भी किया था। तो ये कब किया था? 26 नवंबर, 13 दिसंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो इसकी जो सही डेट है वो हो जाती है 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान को अंगीकृत भी किया था और इसको आत्मार्पित भी किया था। बात करेंगे इसके बारे में। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान को अंगीकार किया गया। संविधान दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत 2015 से की गई है और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जो है ये भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। और ये हो जाते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो है अंत किया गया है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। तो जो अस्पृश्यता का अंत किया गया है वो किया गया है आपका अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और पिछली बार पैट परीक्षा में भी ये आपसे पूछा गया था डायरेक्ट। और वहीं बात करेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में, तो कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण के लिए ये जो है हो जाता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव ये निषेध हो गया है, ठीक है। अब इस तरह से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है धर्म या जाति के नाम पर। अनुच्छेद 16 की बात करेंगे जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है तथा किसी के रूप में इसका पालन निषिद्ध है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है अनुच्छेद 17 से। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानी गई है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद के तहत मानी गई है ये आपको बताना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता हो जाती है आपके अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। ये याद रखना है अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता मानी जाती है। और इसमें क्या क्या होता है अनुच्छेद 19 में? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार ये प्रदान करती है, ठीक है।
तो ये हो जाती है प्रेस की आज़ादी। किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है कि किसी व्यक्ति को एक बार अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, अलग अलग उसको दंड नहीं दिया जाएगा? तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 20 में। ठीक है, ये याद रखना है, अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो किसी किए जाने के समय अपराध नहीं था। ठीक है, उसके लिए जो है ये नहीं किया जाएगा। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो था ये समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।